बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्विज़ नंबर 2 का वेरीफाइड क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये क्विज़ नंबर 2 का दूसरा सेट है। इससे पहले भी हम एक सेट का वेरीफाइड क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। आप काइंडली को एक नज़र देख लें ताकि आपके नंबर डिडक्ट ना हो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर डेट भी मेंशन्ड है और टाइम भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। Question number 1 is, while using Jacobi method for the matrix A and theta is equal to 0.7191, the orthogonal matrix S1 will be given as. Okay, इस तरह का एक क्वेश्चन सेट नंबर 1 में भी आया हुआ था और वहाँ पर भी मैंने इसको बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स की हाफ डायगोनल एंट्रीज को आपने ऑब्जर्व करना है। ये इसकी हाफ डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल के नीचे, और ये डायगोनल के ऊपर इसकी हाफ डायगोनल एंट्रीज है। इन हाफ डायगोनल एंट्रीज में आपने उस एंट्री को देखना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बाकी सारी एंट्रीज से बड़ी हो। तो यहाँ पर हमारे पास इन हाफ डायगोनल एंट्रीज के अंदर ये जो 1/2 नंबर है यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बाकी सारी हाफ डायगोनल एंट्रीज की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है। सही है। अच्छा, अब आप इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर लें। यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो 2-3 है और यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो 3-2 है। सही है। तो हमने जो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स S1 बनाना है, उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज होंगी ऑफ कोर्स वो 3x3 ऑर्डर का ही होगा, लेकिन उसमें जो कॉज और साइन फंक्शन लिखे होंगे वो इस पोजीशन पर लिखे होंगे। ठीक है। बाकी जो हाफ डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 0-0 हो जाएंगी और जो डायगोनल एंट्री होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर आप देख लें कि इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें यहाँ पर ये हाफ डायगोनल एंट्री 0 है, इधर भी हाफ डायगोनल एंट्री 0 है, लेकिन और यहाँ पर डायगोनल एंट्री 1 है, और यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसमें कॉज और साइन फंक्शन इन्वॉल्व होंगे। सही है। और वो कॉज और साइन फंक्शन कैसे इन्वॉल्व होंगे मैंने आपको सेट नंबर 1 में बताया था हैंडआउट्स को ओपन करके, कि Sij विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली Sji विल बी इक्वल टू plus sine of theta. Similarly, Sii will be equal to cos theta and Sjj is equal to cos theta. तो यहाँ पर हमारे पास इस 1/2 की जो पोजीशन है वो यहाँ पर पहले हमारे पास जो है ना इधर 2-3 पोजीशन है और यहाँ पर 3-2 पोजीशन है। तो i की जगह पे 2 पुट करें और j की जगह पे आपने 3 पुट करना है, और थीटा की जगह पे 0.7191 आपने पुट करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन बी में गिवन है वही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। While using relaxation method, which of the following is increment dxi corresponding to the largest residual for the first iteration on the system? 2x plus 3y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to -4। अच्छा, जब हमने रिलैक्सेशन मेथड को अपने हैंडआउट्स के अंदर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी सिस्टम गिवन हो वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो उसने आंसर बताया है या जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस को देखते हुए मुझे लगता है कि उसने डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन को यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं 2x plus 3y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to -4। इसको उसने पहले इक्वेशन कंसीडर किया है और इसको दूसरी इक्वेशन कंसीडर किया है। यहाँ पर जब आप इसके करस्पॉन्डिंग R1 और R2 फाइंड करते हैं तो 1 - 2x - 3y ये पहला रेजिडुअल है, और R2 जब फाइंड करेंगे तो -4 - 3x - 2y। ओके, जब हम रिलैक्सेशन टेबल बनाते हैं तो xy की वैल्यू पहली इटरेशन में 0 पुट करते हैं, तो R1 और R2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 और -4 आएगी। इन दोनों रेजिडुअल में से जो सबसे बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है हमें रेजिडुअल वो R2 है। तो मतलब x2 के अंदर हमने चेंज फाइंड करना है, और वो चेंज क्या होगा इसी हवाले से यहाँ पर उसने हमसे पूछा है। उस चेंज को फाइंड करने का फार्मूला ये है, dx2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई A22। R2 की वैल्यू -4 है, A22 हमारे पास जो है वो +2 है। पुट करें तो आंसर
-2 आता है। तो मतलब जो चेंज हमने जो इंक्रीमेंट हमने x2 के अंदर ऐड करना है वो -2 है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चीज़ परेशान कर रही है कि उसने डायगोनली डोमिनेट की कंडीशन को यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये डायगोनली डोमिनेट नहीं है। अगर आप इस सिस्टम को करेक्ट फॉर्म में लिखें और रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करें, 3x + 2y = -4 को पहली इक्वेशन कहें और 2x + 3y = 1 को दूसरी इक्वेशन कहें, तो ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है। और इसमें जब हम पहली इटरेशन के अंदर इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे तो वो x1 वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट होगा और वो जो dx1 हमारे पास आएगा r1 डिवाइडेड बाय a1 वो हमारे पास -4/3 आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने फिर इसी चीज़ को जो मैंने आपको पहले समझाया इस तरह से आप सॉल्व कर लें, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेट नहीं है। ओके, मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। While using Jacobi method for the matrix A, the value of theta can be found as। हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें से हमने बताना है वो कौन सा करेक्ट फार्मूला है जिसकी मदद से हम जेकोबी मेथड के अंदर फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए हम थीटा फाइंड करेंगे। अच्छा, आपने ऑफ डायगोनल एंट्री को ऑब्जर्व करना है। वो कौन सी ऑफ डायगोनल एंट्री है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बाकी सारी ऑफ डायगोनल एंट्री से बड़ी है? वो वैल्यू हमारे पास 2 है। यहाँ पर मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये 2 और ये 2। इस 2 की पोजीशन क्या है हमारे पास? दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, और इसकी पोजीशन क्या है? तीसरी रो और दूसरा कॉलम है। सही है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा कि हमारे पास tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2a23 डिवाइडेड बाय a22 माइनस a33। आपके पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस पोजीशन को देखते हुए आपने फार्मूला को बनाना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाइल यूजिंग द रिलैक्सेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द बिलो गिवन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। हमारे पास ये एक सिस्टम गिवन है। वो कह रहा है कि जब आप इसको रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कौन सा इंक्रीमेंट जो है ना वो पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग, इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग 3 रेजिड्यूल आपको मिलेंगे, R1, R2, R3। वो आप तीनों यहाँ पे लिख लें। उसके बाद आपने रिलैक्सेशन टेबल के अंदर जो पहली इटरेशन आप परफॉर्म करते हैं उसमें x1, x2, x3 की जगह 0 पुट करें तो आपके पास R1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, R2 की वैल्यू 15 आएगी और R3 की वैल्यू 8 आएगी। ओके, इसके बाद आपने क्या देखना है कि इन R की तीनों वैल्यूज़ के अंदर वो R की कौन सी वैल्यू है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बाकी सारी R की वैल्यू से बड़ी है। तो वो आपको 15 है जो कि R2 की वैल्यू है, तो मतलब जो इंक्रीमेंट होगा वो x2 के अंदर होगा। तो इस वजह से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 5 है ये। While using power method the computed vector, आपके पास पावर मेथड के जरिए जब आप आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं तो जो कंप्यूटेड वेक्टर है वो ये वाला है, विल बी इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। इसको जब आप नॉर्मलाइज करते हैं तो इस वेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी एंट्री होती है आपने उसको कॉमन लेना होता है। तो 11.21 42.3 ये सबसे बड़ी एंट्री है। इसको जब आप कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 11 कहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, ये आपके पास ऑप्शन बी में बाहर लिखा हुआ है। तो बाकी आपके पास यहाँ पे इसको जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इससे डिवाइड करना पड़ेगा अंदर, तो बाहर इसके अंदर यहाँ पे 1 आ जाएगा और बाहर 11.21 42.3 आ जाएगा। उस वजह से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। While using the relaxation method for finding the solution of the following system with the initial vector 0 0 0, the residuals would be। आपने इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों वैल्यू जब आपके पास आ जाएंगी तो रिलैक्सेशन टेबल के अंदर जो पहली आइटरेशन में आप x1, x2, x3 की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि आपने ये 0 0 पुट करने हैं। तो आपके पास जो R1 की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, R2 की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी और R3 की वैल्यू 3 आएगी। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ ए इज इक्वल टू, आपके पास ये एक मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है, देन बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स विल बी।
गाउसियन एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम क्या करते हैं कि जितने आर्डर का ये मैट्रिक्स है इतने ही आर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इस मैट्रिक्स के साथ उसका हम बनाते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। फिर हम इसको लेके जाते हैं अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, आपने इस मैट्रिक्स ए का सबसे पहले इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद फिर इस मैट्रिक्स ए का इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, फिर इस मैट्रिक्स ए का इस तीसरे वाले जो सी ऑप्शन में मैट्रिक्स गिवन है इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, और फिर इसी मैट्रिक्स ए का डी ऑप्शन में जो मैट्रिक्स गिवन है उसके साथ प्रोडक्ट लेना है। जिसके साथ प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाता है, तो मतलब वो इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो आप इस तरह से इन्वर्स इसलिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस ये मैट्रिक्स ए जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें रिजल्ट में ये वाला आंसर देगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, तो मतलब वो जो मैट्रिक्स होगा इन चारों में से वो इस ए का इन्वर्स होगा। तो ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा। ओके, मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम देख लेते हैं। Which of the following is equivalent form of the system of equations in matrix form Ax is equal to b? इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास ये किसी सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आप ए को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव कर लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। The Gauss-Seidel method is applicable to strictly diagonally dominant or symmetric positive definite matrices A. Option B is the correct option. Okay, move करते हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन की जानब, that is question number 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसका आपने विद द हेल्प ऑफ गाउसियन एलिमिनेशन मेथड जो है वो इनवर्स फाइंड करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन इसी सेट के अंदर ऊपर आ चुका है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स ए का आपने पहले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, इस मैट्रिक्स ए को आपने दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस मैट्रिक्स ए को तीसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और सिमिलरली चौथे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। इस मैट्रिक्स ए को इन चारों में से जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, I3 मतलब 3 क्रॉस 3 आर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो मतलब वो जो मैट्रिक्स होगा वो ए का इन्वर्स होगा। तो आप इस तरह से भी इन्वर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेट की अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को इन 10 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो हमारा जो MTH 603 का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। Thank you so much for watching my video.